फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं खान सर ऑन वर्ल्ड वॉर 3, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चाइना, ट्रम्प एंड एप्स्टीन फाइल। और इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो पहले उसको देख लेना। इस वीडियो से पहले ही आया था। अब आगे देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे डिपेंडेंट हैं, ऑयल के लिए हम अरब देशों पे डिपेंडेंट हैं, अब हथियारों के लिए हम मल्टीपोलर पे हैं, फ्रांस पे भी हैं और पे हैं और रसिया पे भी हैं। तो हम लोग को बड़ा बैलेंस लेके चलना होता है। तो हमें ये नहीं दिखाना है कि न्यूट्रल होने के चक्कर में ये ना दिखे कि हम एक साइड में हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरी कंट्रीज को ब्लेम करें अपने लिए। खुद नहीं कर अगर सके आप किसी हम पे तो डिपेंडेंट हैं तो उस बंदे को तो ब्लेम मत करो ना। तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारी है, इट इज नॉट उसकी गलती थोड़ी ना। उसकी गलती थोड़ी कोई कि आप डिपेंडेंट ऐसा मत बोलो कि दूसरे लोग बुरे हो गए क्योंकि आप डिपेंड हो रहे हैं उस पर। कमिंग बैक टू ईरान, अभी मैंने ये पढ़ा, ईरान ने न्यूज़ बोली कि जो युआन में डील करेगा ऑयल में उसका जहाज हम जाने देंगे, जो डॉलर में करेगा उसका जहाज। तो नहीं, जो रुपीस में करेगा उसका नहीं, तो बोला नहीं, उसने युआन बोल दिया। तो व्हाई डू नॉट फोकस ऑन द फैक्ट व्हाई डिड दे गो विद युआन? आपने इसको तो इग्नोर कर दिया। युआन को बोला कोई बात नहीं, डॉलर नहीं बोला, अरे रुपी भी तो नहीं बोला। तो आपको इसकी परवाह होनी चाहिए अपने रुपी की रादर देन डॉलर। यू थिंक अबाउट रुपी का नाम नहीं लिया। ईरान अगर प्रो इतना इंडिया है, लोग इतने प्रो ईरान है, तो उसने क्यों नहीं लिया रुपी का नाम? ये सोच के इस पे डिस्कशन होना चाहिए, नॉट कि डॉलर वर्सेस युआन। युआन को क्यों चाइना बोला? तो ऑलरेडी बहुत आगे निकल रहा है उसने ये बोल पूछना चाहिए, रुपी क्यों नहीं था? फोकस ऑन दैट। चाबार पोर्ट तो इंडिया ने बनाया, तो उसके बाद भी तुम रुपी की जगह तुम युआन बोल रहे हो, कहीं और जा रहे लोगों। वही तो कड़ी पे उसने चोट किया है अमेरिका के, और अमेरिका का डॉलर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारी इंडिया, चाइना, ये ब्रिक्स मिलके अपनी जो करेंसी ला रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी, अगर जिस दिन ये करेंसी इंप्लीमेंट हो गई तो ये करेंसी सबसे ज्यादा डैमेज डालेगा अमेरिका नहीं, वो सबसे ज्यादा डैमेज करेगा इंडिया को, क्योंकि युआन आगे बढ़ जाएगा। ब्रिक्स इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। क्यों? बिकॉज युआन विल बिकम वेरी पावरफुल और फिर रुपी पीछे हो जाएगा, तो रुपी का लॉस होगा बहुत ज्यादा। अमेरिका बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। उसके ऊपर $40 बिलियन का कर्जा है, और अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर्जा चुका सके। हाँ, $40 ट्रिलियन का कर्जा है, और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कर्ज को चुका सके। इसके लिए अमेरिका एक बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। अभी हमको एक्चुअली पैसे तो बहुत हैं, बट ओके, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिबेट। और करके देखेंगे कि इधर पिछले 2-4 मैं तो एग्री करता हूँ, उतना नहीं होना चाहिए डेट। दे शुड नॉट बी सो मच डेट, बट ऐसा नहीं है कि दे कांट पे इट ऑफ, क्योंकि आपको पता नहीं डेट किसका है। अमेरिकन कंज्यूमर का। क्या लोगों को पता है इसके बारे में? कितनी इकोनॉमिक्स पता है आपको? डेट किसका है? एक्सटर्नल डेट है, नहीं, इंटरनल डेट है। डू यू अंडरस्टैंड? इंटरनल डेट लोगों का, उन्होंने कर्जा लिया लोगों से, जो लोग बॉन्ड खरीदते हैं, यूएस ट्रेजरीज खरीदते हैं। ओके, दे ओ इट टू द पीपल, नॉट आउटसाइड। वैल्यू बड़ी डाउन हो रही है, कोई वैल्यू नहीं रह गई है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं है। तो अमेरिका उस सारे क्रिप्टोस को अपने पास स्टोर कर रहा है, एक पूरा उसका बना रहा है। अब वो क्रिप्टो को अपने जितना उसे चाहिए था उतना स्टोर कर लिया है। अब वो वार के रास्ते से धमकाना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि देखो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो चाहे खमैनी हो घर में घुस के। नहीं, इट वाज अ इविल regime, there was a problem, हिजबुल्ला, हुतीज और बहुत जो अभी न्यूज आई है, पता नहीं कितनी इंडिया में आई है, 3 यंग लड़कों को, उनको पब्लिक के सामने उनकी जान ली गई है, सबके सामने। और उसमें एक था रेसलर लड़का जो मेरे ख्याल से ओलंपिक्स या कहीं उसमें करता था। और क्यों? क्योंकि उसने प्रोटेस्ट किया था। और आप सोचते हो कोई ऐसी उनकी हियरिंग नहीं हुई, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको बोलने का मौका नहीं मिला। सीधा पब्लिक के सामने उसको पूरी दुनिया को डराने के लिए, अपनी लोगों को डराने के लिए। और इंडिया में रोज प्रोटेस्ट होते हैं, यूएसए में रोज प्रोटेस्ट होते हैं, कि ऐसे लोगों के साथ होता है। अगर आप इविल regime हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करते हैं, बोलते हो डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, तो आपको कोई बचा नहीं छोड़ेगा। वो दोनों कंट्री नहीं छोड़ेंगे। बात क्या कर रहे हो? अगर कोई इंडिया को बोले इस तरीके का, तो इंडिया को बोलोगे, कोई कंट्री को बोलेगी, तो आप क्या चुप रह लोगे उसके लिए, उस कंट्री के साथ कि ये ऐसा ही करोगे? आपको जो है समझना पड़ेगा थोड़ा। नहीं, उस कंट्री को बोलोगे बना ले भाई तू न्यूक्लियर, हम तेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। वो घास से उठा के ले जाएंगे। रसिया कुछ नहीं कर पाया, चाइना, इंडिया चुपचाप बैठे थे। अब जो हम क्यों नहीं कर पाया? क्यों नहीं रोका? तो क्योंकि वो यूक्रेन की वॉर में लगा है, उसको अपने एजेंडे हैं। चाइना क्यों नहीं कर पा रहा? उसको यूएसए को बीट करना है इकोनॉमी में। व्हाई? Everybody has a reason. किसी को, हर बंदा अपना भला देख रहा है, सब अपना फायदा देख रहे हैं। That is why they didn't come. का कर्जा है वो हम क्रिप्टो में चुकाएंगे। जब ऐसे ये अनाउंस करेगा अमेरिका, तो बिकॉज लोग जो हैं क्रिप्टो में पैसा नहीं लेंगे, तो इंटरनल डेट है ये। यू हैव टू लुक इट अप।
इंटरनल डेट है, इट्स नॉट एक्सटर्नल डेट। देखिएगा ना, क्रिप्टो की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। अब जब क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कहेगा लो जब भैया ये ले जाओ पैसा। अब जो क्रिप्टो में दे दिया वो पैसा, अब जैसे कर्जा चुका देगा, अब क्रिप्टो की वैल्यू डाउन करा देगा। यानी आपका पैसा भी चुका दिया, आपके पास कुछ बचा भी नहीं। मतलब हमने आपको पुराना नोट दे दिया, उसके बाद कह दिया नोट बंद। तो भाई अगर सबको इतनी नॉलेज है तो ये चालाकी अगर सबको समझ में आ गई है तो उसको फेल कर दो। ऐसा नहीं होता है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ऐसी चाल कोई चलने वाला है तो आपको पता है वो चाल चलेगा, तो आपके पास उसका काउंटर करने का नहीं है, क्या करो फिर। पॉइंट इज इंटरनल डेट नॉट एक्सटर्नल। वो भी है। मैं नहीं लेने वाला क्रिप्टो इन एक्सचेंज टू यूएस ट्रेजरी, सो इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक्शन ले रहा है कि जब वो अपना कर्जा चुकाने क्रिप्टो में आएगा तो कोई बोल ना सके। इसलिए आप देखेंगे कि इसी युद्ध के दौरान लगभग 400 मिलियन डॉलर से ऊपर, लगभग 800 मिलियन डॉलर के आसपास चाइना ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड से अपने पैसे निकाले हैं। तो धीरे धीरे सब निकालना चालू कर रहे हैं। और ये सब अमेरिका का प्लान है कि ट्रम्प का? सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा ट्रम्प ये है कि बड़बोला बदतमीज टाइप के ज्यादा है, और ट्रम्प की इस नीतियों को अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। क्यों? देखिए, हर देश को अब ये अमेरिका ये बात को साबित कर दिया है, किसी भी देश के प्रेसिडेंट को, कि मिलिट्री का डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए क्या था कि ट्रूडो था, जस्टिन ट्रूडो, तो बोलते थे ओ माय गॉड पूरा कनाडा को भुगतना पड़ेगा। ट्रूडो ने कबाड़ कर दिया, ट्रूडो हटा, दूसरा बंदा आ आया, गया, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो गया, ऑल इज गुड। तो ऐसे ही होता है। ऐसे कुछ नहीं होता लाइफ में लॉन्ग टर्म टाइप का हो जाएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे ईरान है, आज ईरान के पास एटॉमिक पावर रहता तो कुछ कर पाते, नहीं कर पाते। तो हर देश को अब लगने लगा है कि तो तभी तो उसको रोक रहे हैं। ठीक नहीं है, जैसे अभी अगर होता तो नहीं रोक पाते, खुद ही बोला। इसीलिए तो कर रहा है इजराइल और यूएसए कि वो नौबत ही ना आए हमारे लिए, कि अगर उसके पास होता और इस टाइप से खतरा होता तो हम इसके ऊपर क्या कर पाते। अगर ईरान एक डेमोक्रेसी होता विद प्रॉपर राइट्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करता तो ऐसा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं थी। ये इविल रिजीम्स हैं। या ये तो हम बता के थक गए यार। जाता है ना, तो ये लोग कहीं नहीं रुकते हैं। जब ये रसिया के पास जाएंगे या कोरिया पे निपटेंगे, क्योंकि अभी तो चाइना पे नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद पैसा हो गया है, तो वो क्या करेगा? वो अपने प्रॉक्सीज को, जब जैसे ईरान अपने प्रॉक्सीज को हथियार देता है, अपने प्रॉक्सीज को मिसाइल देता है, अगर अभी प्रॉक्सीज ईरान अपनी प्रॉक्सीज को वो कौन है प्रॉक्सीज? हिजबुल्लाह। वही तो हिजबुल्लाह, हमास, हूती। इजराइल के साथ क्या किया अभी तो उन्होंने? पिट रहा है, और क्या लग रहा है? इसीलिए इतनी देर से ही तो समझा रहे हैं। रसिया के पास ये चले गए और ये अपने प्रॉक्सीज को एटॉमिक हथियार दे दिया, तो क्या करेंगे? तो किस दिन ये क्या करेंगे? सब कोई तभी तो उड़ा रहे हैं। तो नहीं, मतलब ये जंगल नहीं जैसे ये दिन कभी ना आए। लगा दिया कि जो पावरफुल है वही करेंगे, जंगल राज, कुछ नहीं कर सकते इनका। बट ऐसी सिचुएशन में ट्रम्प को कौन रोक सकता है? ट्रम्प को तो वहाँ की पब्लिक को इस पे काम करना चाहिए। बट वहाँ की पब्लिक भी क्या है, जो एप्स्टीन फाइल पे आवाज नहीं उठा सकी, वो क्या? नो, लॉ एंड ऑर्डर इज प्रीटी गुड इन यूएस। सब कुछ हो अभी कहाँ है एप्स्टीन? कहाँ है भाई एप्स्टीन? किसी को पता है एप्स्टीन कहाँ है अभी? वही तो आपको नहीं पता। और कितने सारे लोग जो पता लगता है कि इन्वॉल्व है, जॉब खत्म, लाइफ खत्म। लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी पावरफुल, प्रूफ दिखा दो, कर दो लॉ सूट। अगर इतने बड़े बड़े इन्वॉल्व थे तो वो बच जाता ना, नहीं बचा। से बेटर कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, नोबडी हैज दैट। इसलिए अगर तुम प्रूफ दिखा सकते हो। एक वीडियो हमने देखना अमेरिकन देसी टीवी में कि एक इंडियन जो लड़की थी जिसकी डेथ हो गई थी पुलिस ने गाड़ी से, उसको लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि उसको पता नहीं कितना उन्होंने पैसा दिया है। और एक न्यूज है इंडिया की जिसमें उसके बेटे की डेथ हो गई। कोई लड़का लड़की रील या कुछ बना रहे थे और तेजी गाड़ी से चलाते हुए गए थे। वो बेचारी माँ कल वीडियो में देखी है, वो अभी तक रो रही है कि भैया मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा जो इंडिया अपने देश में। एक इंडियन जो इंडिया में है उसको अपने बच्चे के लिए इंसाफ नहीं मिल रहा, और यहाँ एक इंडियन है जो यूएसए के अंदर सिटीजन भी नहीं है और उसको इंसाफ मिलके उसको इतना मतलब किया है। डिफरेंस देखिए यूएसए से बाहर हैं, उसको पता नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में यूएसए का। दे डोंट अंडरस्टैंड एप्स्टीन से हुआ क्या क्या है। जिसका नाम आ जाता है सीईओ फायर हो जाता है वहां से, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर है, प्रूफ है तो कर दो, प्रूफ है, यू फाउंड गिल्टी, यू आर डन। यस, हम लोग कंट्रोल होते हैं एब्स्टीनियन से। नाउ दिस वर्ल्ड को पूरी तरह से एब्स्टीन वाले कंट्रोल करना है, जो लड़कियों को खाते थे। नहीं खाते थे ये सब नहीं, ये मैंने सर्च करने की इतना कुछ जो बोला जा रहा है उससे रिलेटेड वीडियोस में, खासकर इंडिया में, कि ये करते थे, सब फेक है। जाके थोड़ा रिसर्च करो। जब तक वो बात आप प्रूव ही नहीं होती तो उसको कैसे आप बोल सकते हो? 4 साल 5 साल की लड़कियों का रेप किया सही से, और वहाँ एक्सेप्टेबल है। प्रूव इट
and law will be with you. या यूएसए में तो प्रूव हो गया, यू आर This is the same thing in India also. बिना proof के you can't do anything. you can't, ये तो India सिर्फ में law and order भी allegations वैसे हो गए। चलता है. You prove it, you do it. हमारे देश में अगर कोई रहे तो सड़क पे निकल ना सके, वहाँ भी Prove नहीं है आपके सड़क में बहुत कुछ हमारे होता है. यहाँ Prove करो तब होता पे है. हमारे इंडिया में इतना कुछ कर करके वो ओहो, बन क्या जाते बात कर हैं, वो बाबा मिनिस्टर्स जेल जाने के बाद भी आके फिर से बन जाते हैं, है ना एग्जाम्पल, वो कौन है? But India में भी अगर आप प्रूफ कर दो, they will be held accountable. वहाँ पे भी प्रूफ करना होता है, Unless जब तक that guy नहीं। is a very very powerful guy. हाँ, वो तो हर जगह ऐसे ही है। खुलेआम घूम रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक कर। आप बताइए, देवगौड़ा साहब जो प्रधानमंत्री थे, उनका पोता रेप केस में फंसा, पूरी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। क्या वो समाज में एक्सेप्टेबल है? आपको क्या लगता है यहाँ पे जो एब्स्टेन में था उसकी करियर जिंदा है? आई जस्ट टोल्ड जो प्रूफ गिल्टी हुआ, एवरीबॉडी इज गॉन. नहीं एक्सेप्टेबल। बट अमेरिका में ट्रम्प आज भी एक्सेप्टेबल है। जब he has not been proven guilty, चलो वही तो प्रूव करके दिखा दो फिर. नोबडी हैज बीन एबल टू प्रूव इट. कि उसके पूरी एप्स्टीन फाइल में है। नो, दैट इज अ फेक थिंग, क्योंकि आपने प्रूव नहीं किया. यू प्रूव इट तो पता चल एक्सप्लेन जाएगा. बताओ। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेट्स की बैठी है, वो प्रूव नहीं कर पाई तो बाहर का बंदा आपको क्या लगता है prove अगर कुछ ऐसे प्रूफ होते तो डेमोक्रेट की पार्टी जो चुप बैठी इससे पहले वही गवर्नमेंट में थी, वो उसको यूज करके नहीं कर सकती एक थी? से एक शातिर डेमोक्रेट है, वो प्रूव नहीं कर पाया तो बाहर की जनता क्या प्रूव करेगी? तो उनको तो जीरो नॉलेज है अबाउट एप्स्टीन. ओनली अमेरिकन्स नो मोर. और जो भी चीजें रिलीज हो रही हैं वो यूएसए वाले ही रिलीज कर रहे हैं, जिसको यूज करके इंडिया वाले बोल रहे अमेरिकन्स हैं। नो मोर अबाउट दिस देन एनीबॉडी एल्स. एंड जो भी इंफॉर्मेशन इंडिया में आ रही है वो यूएसए ही दे रहा है। यूएसए में इतनी डेमोक्रेसी है। एग्जैक्टली. इंडियंस को क्या पता? यहाँ प्रॉब्लम तो अमेरिकन्स को ही है. सो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी गुड, और अगर प्रूव हो गया तो कोई बचेगा नहीं. वो तो है। तो और उसे नहीं पता कि एप्स्टीन फाइल क्या है, और एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल होना मतलब क्या होता है, समझो। देखिए, जो इजराइल था उसको ना जासूसी में ब्लैकमेल जासूसी का हेड बोला जाता है। तो इसने क्या किया, ये सब मिलके कि जेफरी एप्स्टीन को आगे बढ़ाया सब, और उसके पास अथाह पैसा दिया, फंड दिया। और जेफरी एप्स्टीन क्या करता था कि जितने अच्छा, बड़े ये कि भैया इजराइल ने कराया, ये कहीं पे नहीं है, ये सब कॉन्स्पिरेसी है कि भाई इजराइल के को फंड कर रहा था उसको, और ये सब कर रहा था। कुछ there's no ये fact सब behind लोग सोचते हैं, पर ये प्रूफ नहीं है। पीछे तो कोई ये fact आप नहीं बोल सकते कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है अभी it. तक। स्टोरी अच्छी है. पार्टी में बुला के पहले शराब वगैरह, डांस वगैरह चलता था, फिर उन लोग के लिए अय्यासी के लिए लड़कियों वगैरह दे देता था, और उनकी फोटोज रख लेता था ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। और धीरे 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 जब इसको ब्लैकमेल करते करते वहां तक पहुंचा जा सका कि हम मेन चाबी लेके अब दुनिया से कुछ भी करा देंगे। जब इसमें डोनाल्ड ट्रंप आ गए इसमें, तब हुआ कि अब एप्स्टीन को निपटा दिया जाए। तो जेफरी एप्स्टीन एक दिन जेल में निपटा दिया जाए, सुसाइड कर लेते हैं। ये इसमें फैक्ट्स नहीं है, सॉरी. निकल गए। ट्रंप को नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू बॉम्ब ऑन ईरान। नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं ट्रंप को। कोई fact नहीं और आज की लेटेस्ट न्यूज ये थी कि ट्रंप ने बोला कि ये जो किया है मैंने उसको मना किया है कि ये अब फिर से नहीं होना चाहिए जैसे तुमने किया है। और नेतन्याहू की आप जाके स्पीच सुनो, उसने कहा है कि हाँ मुझे ट्रंप ने बोला और हम नहीं करेंगे। तो लगता है कि नेतन्याहू ट्रंप को ऑर्डर कर रहा है कि ट्रंप नेतन्याहू को ऑर्डर कर रहा है? नहीं, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं. एक्चुअली यू नीड फैक्ट्स. 7 से सितंबर में ही इन्होंने बम्बार्डमेंट किया था। नेतन्याहू हाँ, नेतन्याहू। अमेरिका रन बाय इजराइल आज के वाह, अमेरिका इज रन बाय इजराइल। It's not true. That's the problem. क्योंकि जो आपको you'll have to live in America, you have to be in America to understand the context. It doesn't work like that. No, Israel doesn't control. Israel needs America. और उसको अमेरिका का साथ चाहिए। एंड अमेरिका क्यों साथ दे रहा है? क्योंकि वो ईरान जो है वो अमेरिका के लिए भी एक थ्रेट है। उसके पास न्यूक्लियर आ गया तो वो इट इज गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर यूएसए ऑल्सो एंड फॉर द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए थ्रेट होगा, ये सबको समझना चाहिए। लोगों को क्या होता है, थोड़ी इस तरह की जेलसी होती है कि जब भी इसराइल को जरूरत पड़ती है अमेरिका क्यों साथ में आता है। प्रॉब्लम ये होती है स्पेशली जो मुस्लिम वर्ल्ड है विच आर एंटी इसराइल, उनको प्रॉब्लम आती है। दे आर ऑल अगेंस्ट, सारी जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम है इसराइल से। मैं तो उस बात पे भी शॉक हो गई थी। अफगानिस्तान का वो कौन सा क्रिकेटर है जिसने अपने कोई स्टेटमेंट दी तो उसने इजराइल और पाकिस्तान दोनों को इकट्ठे करके कि भैया हम ऐसा अगेंस्ट लिखा और उसमें इजराइल को भी डाल दिया नाम। मैंने कहा इनकी मेंटालिटी वही है। जितनी भी मतलब मुस्लिम कंट्रीज हैं दे डोंट वांट टू बी विद इजराइल, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे। और जब यूएसए हेल्प करता है इजराइल की देन दे बिकम एंटी हो जाते हैं। मगर गल्फ स्टेट्स को ये समझ नहीं आया कि उसके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं थी टू काउंटर वेपन्स ऑफ ईरान।
बिल्कुल आप जब यूएसए की हेल्प ले रहे हैं, दे अंडरस्टैंडिंग कि यू हैव टू सपोर्ट इजराइल, यू हैव टू बी विद देम, Yeah. बिकॉज तुम्हारी जान यही कंट्रीज बचा रही हैं आज के लिए। वो तो है। जब ईरान तुम पे अटैक करा, तुम्हें कौन बचा रहा है? जो तुमने माल खरीदा था यूएसए से। बिल्कुल। अगर तुम बोलते यूएसए ने खरीदवाया नहीं है, तुम्हें नहीं खरीदना, किसी और का खरीद लो, कोई जबरदस्ती तो क्या बट नहीं तुमने बेस्ट से बेस्ट खरीदा। Exactly, That is इसीलिए how it बचे is. हुए हो। इसीलिए बचे हुए हो। ये ट्रम्प के कंधा पे हाथ रख के इजराइल में बात किया जाता है। ट्रम्प के इजराइल में जब जाते हैं ना, उनके कंधे पे हाथ रख के बोला जाता है। इन रियलिटी एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। या, तो वो पूरी तरह से नितिन याहू जब भी ट्रम्प से बात करता है बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत ध्यान से, जैसे कोई किसी सीनियर से बात करता है वैसे बात करता है। जरा देखो तो सही आप लोग, हम फिर यूएसए पता रहते चले, हैं, हमें दिखता नहीं है। हमारे इतने सारे जूइश फ्रेंड्स हैं। आपको आपके ज़िंदगी में एक जूइश भी बंदा नहीं आया होगा। आपको पता है कि जो जूइश अमेरिकन है कितने प्राउड ऑफ अमेरिका। दे विल नॉट लेट एनीबडी एल्स डिक्टेट देम। आपको इन बातों की समझ नहीं है, बिकॉज यू डोंट लिव इन अमेरिका। अगर आप किसी भी यहाँ जूइश अमेरिकन से बात करेंगे ना, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज कंट्री। सर्व कर रहा है वॉर में, वो अपने देश को पहले बचाएंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। मतलब इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है यूएस इलेक्शन में। लोगों को लगता है ना कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा ट्रू नहीं है। फैक्ट्स बताइए, कितने डॉलर्स किस इलेक्शंस में कितने फंड किए थे? कोई डेटा है इसके पीछे? दैट इज़ द पॉइंट। तो आप बोल रहे हो इजराइल अमेरिका को। ये लड़ाई अमेरिका की थी। ईरान किसके लिए खतरा है? आज तक ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक गिर सकती है। इट इज़ नॉट अबाउट दैट। बात अमेरिका But if की they get nuclear weapons, then what? न्यूक्लियर इज द प्रॉब्लम। यस, जब तक वो मिसाइल बना रहे थे कुछ नहीं किया, पर जब वो न्यूक्लियर शुरू हुआ है तब यूएसए ने रोकने और की ईरान रोका क्यों है। नहीं बना पा रहा? क्योंकि उसे रोका जा रहा है। Yeah. दैट्स व्हाई इज नॉट एबल टू मेक। या नहीं तो उसने कब का बना अगर लेना उस था। इविल रिजीम के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते, देन व्हाट वुड हैपन? या सारी गल्फ कंट्रीज पहले ठुकती हैं। अभी तक उसने इस्तेमाल कर लिया होता। करेक्ट। फिर एवरी हर कोई बच्चा बोलता हमें भी चाहिए। इट वुड बी अ टोटल डिजास्टर फॉर द अर्थ। दैट्स व्हाई। है ये उसकी लड़ाई नहीं है। किसकी लड़ाई है? तो इजराइल की लड़ाई है। तो कैसे बोल रहे हो? नहीं, इट इज बोथ इजराइल एंड यूएसए। क्या बोलते इजराइल हैं क्यों कैसे कंट्रोल करता है अमेरिका को? पूरी जितने भी बड़े डोनेशन देने वाले हैं वहाँ पे कौन? इलेक्शन नाम दो। वो इजराइल ज्यूज हैं। जितने भी No. There is a huge difference between a Jewish American and a Jew. एक इंडियन अमेरिकन में और इंडियन में बहुत फ़र्क है। दैट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। जो जहाँ खाता है रहता है उसकी प्रोटेक्शन पहले करता है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आप जिस देश में हो ना उस देश का साथ Jewish देते हो। Americans are rich but they are Americans. Yeah. वो अपने देश के भला करेंगे। या ओके, वो डोनेट कर रहे हैं वो पॉलिटिकल पावर के लिए, सो दैट द कंपनीज कैन गो फॉरवर्ड, नॉट टू हेल्प इजराइल। तो ये एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि जूइश अमेरिकन इज अमेरिकन फर्स्ट। ज्यूज कंट्रोल करते हैं। जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो वही कंट्रोल करते हैं, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करें। दे आर जूइश अमेरिकन्स कंट्रोल करते हैं, नॉट ज्यूज। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जो जहाँ रहता है उसी को थोड़ा तबाह करेगा। अपने देश को करेंगे। अपनी थाली में कोई छेद थोड़ा करता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। कंपनीज भी टेक कंपनीज वही चलाते हैं। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक दो चीज अगर कब्जा हो गया वो प्राउड अमेरिकन्स है, नॉट प्राउड इजरायलीज। पूरा कब्जा हो गया। सिलिकॉन वैली या न्यूयॉर्क, ये दो लॉबीज यूज की है। कैसे हुआ ये? इतना सा देश, छोटा सा, मुंबई से जो कम शायद उनकी पॉपुलेशन होगी, एंड उसके बाद भी वो पूरे वर्ल्ड में मेहनत- इतना पावरफुल, इतना डेंजरस। मेहनत करोगे। ये एक दिन का नहीं, ये शुरू से ये लोग आगे रहे थे। इनको स्पेन से जब निकाला गया या ब्रिटेन से निकाला, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहूदियों को हिटलर ने मारा था। हिटलर ये भी बताना चाहिए कि क्यों मारा था। उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था कि दे आर गोइंग टू गेट वाइप्ड आउट। जब किसी को बोलो ना तेरे को वाइप आउट कर देंगे, दिन रात मेहनत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये उनके साथ हुआ था। और उसके बाद हिटलर का भूल गए क्या? हिटलर ने क्या किया था? जब ऐसा किसी पे करोगे वो क्या करेगा? वो डेली पैनिक में उठेगा, दिन रात पढ़ाई करेगा, रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट करेगा, अपने आप को आगे लेने। वो हुआ था उनके साथ। और बहुत सारे लोग जो हैं यूएसए आ गए थे, एंड दे आर अमेरिकन्स, दे आर नॉट इजरायलीज। ये आपको समझना पड़ेगा डिफरेंस। देखिए हुआ क्या था, ईसाई जो थे ना वो ब्याज नहीं लेते थे बैंक से, जब पैसे पे ब्याज नहीं लेते थे, और मुस्लिम भी ब्याज नहीं लेते थे, ये लोग लेते थे। तो जब ये बिजनेस में उतरते थे ना, तो ये क्या करते थे, सारे बिजनेसमैन को अपना ब्याज देते रहते थे, पैसे में ब्याज देते थे। तो धीरे धीरे ये रिच हो गए, और रिच होने के बाद ये डायरेक्ट बिजनेस में नहीं आते हैं, ये इनडायरेक्टली दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन लोग कभी बिजनेसमैन में नहीं है, ये इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज अ बेसिक ऑफ एनी गुड बिजनेसमैन, राइट? इंडिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने वो ऐसे ही तो करते हैं। और कैसे बिजनेस होता है? दिस इज हाउ यू डू बिजनेस। तो ये कंट्रोल फ्रंट एंड पे कर देते हैं, दिखेगा कि ये कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि हर चीज के, किसी भी बैंक में ये पीछे से होते हैं,
और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब इससे लड़ाई चल रही थी हिटलर से, तो इन लोगों ने नॉर्मंडी एक जगह है फ्रांस में जहाँ पे ये बहुत बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन वहां से ये लोग निकल गए। तो वहां पर जब जर्मनी को हराकर ब्रिटेन लगभग जीत चुका था, तो 2 दिन पहले इन लोगों को पता चल गई थी कि जर्मनी जीत चुका है, बट इन लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रिटेन हार गया है, मतलब ब्रिटेन जीत चुका था, जर्मनी हार गया था। तो इन लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रिटेन हार गया है। तो जो ब्रिटेन के बैंक्स में ट्रेजरी बिल रखे थे या जो भी फाइनेंशियल वो सब चीजें थे, लोग अपना शेयर वगैरह बेच के हटने लगे कि भैया ये तो खत्म हो गया कहानी इसका। उस समय इन लोगों ने खरीद लिया था। 2 दिन बाद पता चला ब्रिटेन जीत चुका है। तो इन लोगों के पास ये सब चीजों का बहुत कंट्रोल, कोई सीखने में ज्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है जासूसी इनकी, हर जगह पे यू हैव टू लर्न। इसलिए बोला था इंडिया में हमारे ज़माने में भी हिस्ट्री में दे आर नॉट टीचिंग एनीथिंग टू डू यूरोपियन हिस्ट्री। यहाँ पे आके आई स्टडीड ऑल दैट स्टफ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब आज ईरान में ये हाल है कि 3 ऑफिसर में से 1 ऑफिसर इजराइल का है। और ये मैं अभी तक ये नहीं समझा कि हिटलर क्यों अगेंस्ट था जूस के। वेरी गुड क्वेश्चन। हिटलर क्यों अब था? मजा आएगा, अब देखते हैं क्या बोलते हैं। वो जर्मनी में रह के पैसे से ब्रिटेन की मदद कर रहे थे। नहीं, हिटलर को क्या तकलीफ थी? ही डिडंट टेल। ओके, तो कहा कि भाई तुम जर्मनी में रह के पैसे से उसकी की मदद कर रहा है, तो इनको भगाना था। यही तो चक्कर है कि इट इज़ अ पॉडकास्ट एंड द पर्सन हु इज डूइंग अ पॉडकास्ट कैंट आस्क क्वेश्चंस, ही कैन ओनली आस्क। सो हिटलर क्यों मारना चाहता था ज्यूस को? ये क्वेश्चन पूछा। गो स्टडी, आपको कितनी हिस्ट्री आती है। तो उसका आंसर तो दिया ही नहीं, वो तो पता नहीं जर्मनी को पैसा दे रहा था, ये थोड़ी ये इसलिए मारा था। बिल्कुल, यू विल सी sheer racism. क्या वो बताओ ना, go and see. तभी ईरान को कर रहे हैं। It is sheer evil racism. ये इसलिए देखते हैं आगे बताते हैं कि नहीं। वहां से उनको भगाया, ठीक है। फिर क्यों ये पूरी दुनिया इनसे लड़ती क्यों रहती है? मिडिल ईस्ट इनसे परेशान है, उसके आसपास के देश उसको मानते भी नहीं है। That is what he is coming back. It's a problem of religion. Do you understand? वही तो बताना है। Religion. अब खान सर बताते हैं ये कि नहीं। पता नहीं कितने देश कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्यों तकलीफ है तुम्हें इजराइल से? What did he do to you? हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों, क्या किया था उन्होंने? क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। क्यों है? सबका अपना अपना, देखिए अब सबका अपना अपना हो गया। लड़ रहा है। ये सबसे बड़ा चीज अरब वाले, ये डायरेक्ट नहीं लड़ सकते उसको। अच्छा, इसलिए से तो इसलिए उसको ना एक दुश्मन दे दिए हैं, गजा। लड़ते रहो, उसके पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, वो गजा के पास उसका कुछ नहीं है। अब ये सब क्या है, कुछ पैसे उसे देके कहते लड़ते रहो ना, ये इधर मेरे ओर चलाएगा। प्रश्न ये था कि मुस्लिम लोगों को इजराइल से क्या प्रॉब्लम है? उसका आंसर अभी तक नहीं आया। और इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बनेगा तो आधा सऊदी अरब भी ले जाएगा। आपको पता है सीरिया की ना मतलब आंसर ही नहीं आया आपका। यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? किसको पता है इसका आंसर कि क्यों मुस्लिम नेशंस को प्रॉब्लम है इजराइल से? क्यों? राजधानी गो स्टडी एंड सी। से 13 किलोमीटर। मेरे को तो आंसर पता है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू कंट्रोवर्सी, सो फिगर इट आउट योरसेल्फ। इट्स अ गुड थिंग टू थिंक अबाउट इट। इजराइल खड़ा है बस 30। अब सीरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर खड़े होंगे ना उसकी कैपिटल में, तो आपको इजराइल दिखेगा। वो वहां तक आ गया है। दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जिसने अपना ऑफिशियल उसने नहीं बना रखा है नक्शा। कहते मेरा क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बहुत ताकतवर देश है। तो वो बढ़ाते जा रहा है। तो इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना एरिया बढ़ाते जाऊं। इन लोगों को भी है इनकरेक्ट। वो कहता है कि भैया हमको सरवाइव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे। तो वो रेडी भी हो गया था कि हम आधा एरिया लेके रेडी हो जाएंगे। अब इन लोग का कहना है कि नहीं हम आधा भी क्यों देंगे, और कहा कि जब तुम इतना लड़ोगे तो फिर आके लड़ो। सबको समझना चाहिए ना, जैसे हमारा टुकड़ा नहीं हुआ, हम बस यही कहते हैं, अरब देशों से भी कहते हैं कि यार फिलिस्तीन का टुकड़ा करके इजराइल बनाया तुम्हें खराब लगता है, तो इंडिया का टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया ये भी खराब लगना चाहिए। हम तो यही कहते हैं अगर वो गलत है। आगे धीरे बॉटम लाइन पूरा का पूरा ब्रिटिश ने ले लिया था। There was nothing called Palestine. The whole thing was taken by the British, and British has promised Israel to give it to them. पंगा वहां से शुरू हुआ। इसको भी खत्म करो, वापस कर दो इसको। इतना ट्रू है कि ब्रिटिश ने बड़े पंगे किए हैं वर्ल्ड में, मगर ब्रिटिश ने पूरा कब्जा कर लिया था उस एरिया का, and they said they are going to give it to Israel. तो कुछ तो कोई तो जगह चाहिए ना उन्हें। Israel, and Israel ने भी कहा ठीक है, whatever you are giving me, you take half, we take half. फिलिस्तीन को बोला यू टेक हाफ, दे सेड नहीं हमारे पूरा हमारा है। तो लड़ लो फिर, और लड़े तो खत्म हो गए। स्ट्रेटजिकल मिस्टेक्स की थी लाइफ में। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सब नहीं होता है, जहां हमारा सही है वहीं पे। जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। ओके, कमिंग बैक टू इजराइल, तो आपने बोला जेफरी एप्स्टीन बनाया, वो ब्लैकमेल करता था, फिर उसके बाद इजराइल अब धीरे धीरे कंट्रोल करने लग गया हर चीज। अब अमेरिका को वही कंट्रोल करता है। तो आज ऐसा ही सीन है, लाइक यू थिंक कि ट्रम्प इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल? बिल्कुल कंट्रोल हो रहे हैं उसके 110%। He is also like astonished. It doesn't work like that in life.
तो यूएसए विल आपको बी कंट्रोल्ड। इसराइल को एक बार यूएसए बोले कि रोक दो उसको, वो रोकेगा, क्योंकि हेल्प यूएसए के बिना ही इज नॉट, दे विल नॉट बी एबल टू फाइट। लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। बल्कि उल्टा है। हाँ, चाहे तो रोक सकता है। तो कौन, हु डू यू थिंक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा आज? अभी तो चाइना है उसके लिए, वही उसको रोक सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन भी चाइना। हाँ, दुश्मन भी चाइना। वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी, अपनी तो फिर चाइना है, दैट इज, आई एग्री विद दैट। चाइना इज, इसीलिए तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है चाइना से, इसीलिए तो चाइना रोबोटिक्स में आगे निकल गया, इसलिए सेमीकंडक्टर्स में आगे निकल गया। मैं ये भी बोलूंगी कि चाइना जो है ना, खतरा खाली यूएसए के लिए नहीं चोरी है, कर करके उससे ज्यादा खतरा चाइना इंडिया के ऊपर है। यूएसए के लिए ज्यादा खतरा नहीं है, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ये खतरा प्रश्न है। पूछे, इंडिया के लिए सबसे बड़ा एनिमी कौन है? इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो। अगर आप देखोगे कि चाइना किसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो मैं कहूंगी इंडिया के तो लिए। एक्साचीन ले चुका है, ऑक्साचीन ले चुका है, दुनिया भर की जगह, तिब्बत से उसे प्रॉब्लम है, अरुणाचल प्रदेश को ताइवान अगर जब वो ले लेगा, उसके बाद उसका नेक्स्ट कहाँ पे होगा वो आप अपने आप सोच लो। क्योंकि इंडिया जो है इन चीज़ों को नहीं देखता। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को रिकॉग्नाइज नहीं करता चाइना, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ऑक्साचीन ले गया, उसकी तो बात ही नहीं होती। तो पॉइंट ये है, चाइना इज अ बिगर थ्रेट टू इंडिया, दैट इज व्हाट आई विल से, नॉट टू यूएसए। या सारी चीजों को टेक्नोलॉजी में देखिए, उसकी रोबोटिक्स कहाँ चली गई। हम लोग वहां से कुत्ता लेके आए थे लाया भी था तो कुत्ता लाया था। वही तो बता रहे, चाइना से उसके वहां आए भी तो एक कुत्ता यूज कर रहे हैं, इतना वो एडवांस है कि उसको कुत्ता का लेके आ गए। यूएसए से आगे चला गया इन रोबोटिक्स। हाँ, तो फिर सोचो इंडिया से कितने आगे। अप्लाइड एआई एंड अप्लाइड एआई, तो सोचो अगर यूएसए से आगे है तो इंडिया से कितना आगे है वो सोचो। यस। इंडिया में आके बोल रहा था कि हम चाइना वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे, हम इंडिया को मौका नहीं देंगे। हाँ, राइट। डू यू थिंक ये अमेरिका ने बोला था कि हम यस, इंडिया के साथ वो गलती जो गलती की है अमेरिका ने कि चाइना इतना स्ट्रांग बन गया, दे विल नेवर डू विद एनी अदर कंट्री, और करना भी नहीं दे चाहिए। शुड नॉट डू इट। नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ करी। इसका क्या मतलब होता है? उसने चाइना को बढ़ने दिया। जैसे जब हम लोग ने बढ़ने नहीं दिया, टेक्नोलॉजी दी, मैन्युफैक्चरिंग की, सब नो हाउ दे दिया, सब दे दिया, और उन्होंने उसको बढ़ना नहीं होता, वहां जाके मैन्युफैक्चर करने लगे अपनी चीजें, सारा कुछ वहां भेज दिया। और अमेरिकन स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन दैट कंट्री, उस कंट्री को सिखा दिया हाउ टू मैन्युफैक्चर, हाँ, वो आगे बढ़ गई। एंड देन उन्होंने बोला तुम्हारी जरूरत नहीं है, वी कैन मैन्युफैक्चर आवरसेल्व्स, हम खुद ही बना लेंगे। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम वाज। मार्केट कब खोले? 1991 में एलपीजी लाए, जब विदेशी कंपनी, उससे 10 साल पहले चाइना खोल दिया था। तो ये ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपनी कंपनी उसको वहां ले जाना। अमेरिका साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना कि वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से ज्यादातर लोग अमीर हैं, तो अमीर लोग लेबर का काम नहीं कर सकते, अमीर लोग एम्प्लॉय का काम नहीं कर सकते। अब वो लोग बड़े लेवल का काम करेंगे। ये बात कर रहे हैं कि यूएसए में जब कोई भी कंट्री अमीर हो जाती है तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेबर बिकम्स वेरी कॉस्टली, एवरीबडी इज अर्निंग मच मोर, तो कौन जाके काम करेगा मिलों में? Nobody will, and this problem happens with every developed nation in the world. इंडिया भी जिस दिन डेवलप बनेगा उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी। लोग बोलेंगे अब तो इतने मेरे मैं का काम करूँगा फालतू। That is how it's going to be everywhere. कि वो दूसरे जगह बनवाई ये सब चीजों को, तो चाइना में बनवाया, और चाइना में बनवाया, वो चाइना सब सीख गया। That is it. तो वही तो That is the बता रहे problem. हैं। और वही वो गलती नहीं करना चाहते कि अब हम इंडिया में अगर करें तो वो नहीं करेंगे। इतना आगे निकल गया तो कह रहा है कि हम इंडिया के साथ ये गलती। बिल्कुल वही कहा है। आपको लगता है ऐसा? हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, अनस्किल्ड, एजुकेशन सिस्टम, ये सब चीजें, कई चीजें जो चाइना की अपनी चीजों की प्रॉफिटेबल थी। जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। जैसे उसको टेस्ला को जो कारखाने बनाने थे, अगर वही कारखाना टेस्ला ने कहा था जब वहाँ बनाने के लिए कि हमें ये 54 मंथ्स में हम बना देंगे, उसको 17 महीने में बना के दे दिया था। मतलब जो मालिक है टेस्ला का, He is not saying कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, इससे एडवांटेज होते हैं, जल्दी चीजें हो जाती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जो उनको लगता है देश के लिए सही है वो कर देते हैं, ऑपोजिशन चिकचिकबाजी नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं। They have made up their mind this is good for the country, they do it. पर इंडिया में और और उससे यूएसए में लोगों की राइट्स कम हो जाती वो तो हैं। है, पर वो है कि उसकी वजह से उनको जो बनाना था जल्दी जल्दी बना लिया। अब इंडिया में बनाना होगा कोई टेस्ला का तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे, हमें बाहर के कंट्री का नहीं चाहिए, यहाँ नीचे। इवन ये भी बात बता देनी चाहिए कि जब यूएसए ढूंढ रहा था कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उन्होंने इंडिया को भी एक एज ऑप्शन किया था, यहाँ पे भी ऑफर दी थी, पर इंडिया ने मना कर दिया कि हमें नहीं ये सब करना, और चाइना ने उसको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। अब तो कुछ चाइनीज कार्स इतनी पावरफुल हैं, देन टेस्ला इज अ बेबी कंपेयर्ड टू चाइनीज इलेक्ट्रिक। पर मैं क्या बता रही हूँ, मैं हिस्ट्री बता रही हूँ कि ऐसा नहीं था। चाइना ने हाँ लेके ग्रैब कर लिया, इंडिया ने कहा हम तो नहीं आने देंगे बाहर का कुछ भी। चाइना की इलेक्ट्रिक कार्स मच सुपीरियर हैं देन एनी अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार। पर नो हाउ कहाँ से ली? यूएसए से ही लेके सब कुछ किया वो आगे बढ़ गए। तो वही तो बात है। जब फोर्ड का सीईओ खरीदता है चाइनीज कार, बोलता है उसको मैं जाने नहीं दूंगा, तो सोच सकते हो क्या हाल होगा। क्या है?
कारखाने को बनाने में। चाइना ने उसे 17 महीने में बना दिया। आज भी आप न्यूज देखते होंगे 10 दिन में हॉस्पिटल खड़ा करके रेडी हो गया। वही काम इंडिया में करना होगा तो वो भी। अभी चाइना में एक बड़ा समस्या आ गया है कि वहाँ पे हर लोग एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। लोग ब्राजील में जाके बेच देंगे, अमेरिका में, इंडिया में, एशिया में बेच देंगे, वो महाद्वीप कैप्चर कर रहे हैं। तो उसकी इंटरनल कंजम्पशन कम हो गया है, सब लोग विदेशी भेजने में लगे हुए हैं। तो ट्रम्प की क्यों नहीं बन रही अभी चाइना से? अब ऑब्वियस बात है, अमेरिका जहाँ खड़ा है और चाइना वहीं पहुंचना चाहता है, तो किसी को अपनी राइवलरी थोड़ी अच्छी लगती है। और वो भी चाइना जैसा ही। चाइना के साथ एक बड़ा खराब चीज क्या है ना, वो क्या कर रहा है किसी को बताता नहीं है। वो एक ही बार बना के ले आता है, जैसे देखते देखते रहेंगे, हाँ इसके पास जहाज नहीं, एक ही बार लगा 6th जनरेशन। लोग कहेंगे वहाँ पे ना, एक तो ज्यादातर एथिस्ट लोग हैं और बुद्धिज्म भी जाते हैं। महात्मा बुद्ध का वो कोट बहुत अच्छा है। नहीं, वहाँ पे बुद्धिज्म बहुत कम है। गो एंड चेक द स्टैट्स। ये तो आपके मिसकंसेप्शन है। दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। मेजॉरिटी ऑफ द लोग सबसे पहले दे डोंट बिलीव इन गॉड। नंबर 2 जो बिलीव करते हैं उनके फोक रिलीजन्स, उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत लोअर कर दिया। गो एंड चेक, यू विल बी अमेज्ड। तब तक कोई बात ना बताओ जब तक आप उसे पूरी कंप्लीट ना कर चुके हो। तो चाइना इस फिलॉसफी बहुत चलता है, चुपचाप करते रहते हैं, चुपचाप। उसके बाद एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, एक ही बार 3 लाया, और तीसरा जो लाया ना, तो जो उसमें जहाजों को गुलेल की तरफ फेंकता है कैटापुल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ला दिया। अब तक जो अमेरिका के पास था वो स्टीम इंजन से उसे फेंकता था जहाजों को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेके चला आया। वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। था ही नहीं लाया तो दुनिया में सबसे बेस्ट लेके चला आया। तो उसके यहाँ ये चीजें बहुत बेहतर। और कभी भी क्या है ना कि जब इकोसिस्टम बन गया उसके पास, उसकी एजुकेशन सिस्टम, और जो यंग पीढ़ियां जा रही हैं उसके पास पढ़ने के लिए, आप उसके सरकारी स्कूल को देखिए और अपने यहाँ के सरकारी स्कूल को देखिए, बड़ा अजीब लगेगा। तो उसने ना पूरा इकोसिस्टम बना लिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आगे भी देखेंगे कि क्या बातचीत होती है। पर डेफिनेटली जो चाइना है वही दिखा रहे हैं कि कितना आगे बढ़ रहा है। और अब डेमोक्रेसी और आप देखो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों के बीच को कोई में रोक नहीं सकता। हाँ, तो वो डिफरेंस है। तो पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि भैया इवेंचुअली, पता नहीं उस लाइफ तक, उस टाइम तक हम और आप होंगे कि इवेंचुअली रेस में किस टाइप की कंट्री जीतती है। मतलब कहाँ पे लोग फलते फूलते हैं, कंट्री जो है वो ग्रेट बनती है, कौन सी ठीक होती है, जिसमें डेमोक्रेसी है या जिसमें नहीं है। वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।